जो भी देख रहा है वो बता दो भाई, बोर्ड क्लियर है कि नहीं है। अब ठीक है, कौन है भाई? हाँ चलो, तो अब हम लोग देख लिए थे कि पिछला क्लास में कि एक एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उस एंथर के स्ट्रक्चर में कितने सारे पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, हम लोग नॉर्मल एंजियोस्पर्म की बात करें तो वो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन था। अगर मोनोस्पोरेंजिएट की बात करें तो हम लोग ने देख लिया था कि मालवेसी जो है कॉटन फैमिली जिसको अपन लोग बोलते हैं, जिसको अपन जिसमें चाइना रोज आता है, उसमें हम लोगों ने यह देख लिया था कि मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन थी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने मोनोस्पोरेंजिएट बोल रहा हूँ, हाँ किसमें आपके नहीं, बाइस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर देखे थे हम लोगों ने मालवेसी में। मोनोस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे स्मॉलेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म में, जिसको अपन लोग बोल रहे थे एरिथ्रोबियम। तो एरिथ्रोबियम में हम लोगों ने मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन देखा था, और हम लोगों ने फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखने की कोशिश किए थे। ठीक, अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये एंथर का डेवलपमेंट कैसा होता है। ठीक, ये एंथर किस तरह से डेवलप होकर के वो जो पॉलन या माइक्रोस्पोर्स बनाने में मदद करता है, जो उस पॉलन सैक के अंदर पे है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कुछ नहीं है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स क्या कहलाया जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ रहे हैं? अब उस चीज़ को बना कैसे, वो जो एंथर का स्ट्रक्चर कैसे बना, उसमें इतने सारे लेयर्स कैसे बने, और उसमें सैक में प्रेजेंट माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स कैसे बने, ये बताने की कोशिश करूँगा। ठीक, अब अपन देखते हैं कि जो भी एंथर का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एक आउटग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा थैलेमस वाले हिस्से में। तो सबसे पहला क्या होगा, स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, आउटग्रोथ देखने को मिलेगा, आउटग्रोथ देखने को मिलेगा किसमें, थैलेमस में। तो थैलेमस में एक आउटग्रोथ टाइप स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा। थैलेमस, थैलेमस याद है, मैं आपको थैलेमस बताया था। ठीक, इस थैलेमस में कॉर्नर्स में वो जो आउटग्रोथ है उसके कॉर्नर्स में डिवीजन स्टार्ट होने लग जाएगा, कॉर्नर्स में डिवीजन स्टार्ट होने लग जाएगा। अब आप देखो क्या हुआ था कि यहाँ दिखेगा ना, हाँ, क्या होगा कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, और वो जो थैलेमस है वह पैरेन्काइमेटस नेचर का रहेगा। पैरेन्काइमेटस नेचर मतलब लिविंग टिश्यूज, स्टोरेज सेल्स, सिंपल टिश्यूज के अंदर प्लांट के आएंगे। ठीक, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, और यह इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जिसमें आउटर लेयर क्या कहलाएगा, उसमें एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस कहलाएगा आउटर लेयर। थैलेमस में भी ऐसा लेयर है। मैं बोल सकता हूँ कि मान के चलिए थैलेमस में एक मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट है, और उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, और कॉर्नर्स में ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो जो स्ट्रक्चर है वो लोब्ड स्ट्रक्चर देखने को हम लोगों को मिल जाएगा। ये मैं थोड़ा सा अंदर वाली बात बता रहा हूँ आपको। अभी मैं वो स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊंगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। ठीक, तो पहले ये जो स्टेज है वो पहले से ग्लोबुलर स्टेज टाइप का रहता है। ग्लोब्यूल्स मतलब बोलना चाह रहा हूँ कि वह थोड़ा सा सर्कल स्ट्रक्चर, इलिप्टिकल स्ट्रक्चर टाइप का रहता है। ठीक, अब इसमें क्या रहेगा, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट रहेगा। थैलेमस की बात कर रहा हूँ। इंक रेड का कम हो गया।
ठीक, तो ऐसा मास लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसके कॉर्नर्स में अगर इसके कॉर्नर्स में डिवीजन होना स्टार्ट होगा तो यह लोब्ड स्ट्रक्चर बनने की कोशिश करेगा। आप देख सकते हो इसे कॉर्नर्स में डिवीजन होना स्टार्ट होगा, समझ रहे हो? तो यह कुछ ऐसा लोब्ड स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगा। तो लोब्ड स्ट्रक्चर बनने से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये आपका एपिडर्मिस हुआ। तो ये कॉर्नर्स में डिवाइड होने के बाद कुछ ऐसे लोब्ड स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेगा। ये इसका आउटर मोस्ट लेयर है। तो ऐसा लोब्ड स्ट्रक्चर बन गया कॉर्नर्स में डिवाइड होने के बाद। ठीक, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे ब्लू। अब इसके अंदर पैरेनकाइमेटस मास प्रेजेंट रहेगा। अब क्या होगा, अभी इस सेल में कमिटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है कि कौन सा सेल क्या बनाएगा, है ना? अब आप देखो, एक स्टेप होता है कमिटमेंट में जिसको अपन लोग बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन, कि कौन सा सेल कौन सा पार्ट बनाने वाला है, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। समझ पा रहे हो? ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कौन सा सेल क्या बनाने वाला है ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कौन सा सेल क्या बनाने वाला है ये मैं कहना चाह सकता हूँ कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन कुछ सेल्स जो है वह ठीक, ये जो सेल है इस सेल के अंदर क्या बोलते हैं, कुछ सेल्स जो है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाले सेल्स, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाले सेल्स क्या कहलाएंगे, हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब नीचे, डर्मिस मतलब थोड़ा बाहर वाला लेयर। एपी मतलब बाहर, है ना? एपी मतलब बाहर, और इसके जस्ट नीचे वाले सेल्स क्या कहलाएंगे, हाइपोडर्मिस। ठीक, तो हाइपोडर्मिस वाले जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, अब देखो ये इसके नीचे वाले हाइपोडर्मिस सेल्स, ये कॉर्नर्स के हाइपोडर्मिस सेल्स, ये थोड़े से न्यूक्लियस में, इनका न्यूक्लियस थोड़ा सा डेंस हो जाएगा, थोड़ा सा सेल इसके लार्ज हो जाएंगे और ये बाकी सेल्स से डिफरेंशिएट हो जाएंगे और इन सेल्स को हम लोग बोलेंगे आर्कीस्पोरियल सेल्स। क्या बोलेंगे, आर्कीस्पोरियल सेल्स, आर्कीस्पोरियल सेल्स। तो कुछ नहीं हुआ कि वो सेल डिफरेंशिएट हो गए और इस सेल को बोल दिया गया आर्कीस्पोरियल सेल्स। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं जरूर बताना चाहूँगा। मान के चलिए एक सेल है, ये पूरा डिवीजन में काम आता है कि प्लांट वाकई में एंजियोस्पर्म में डेवलपमेंट कैसे होता है। अब आप देखो ये एक ग्रुप ऑफ सेल है। अब इसका मैं एक प्लेन बताने की कोशिश करूंगा, तो यह एक प्लेन पे है, इस प्लेन में ग्रुप ऑफ सेल है। अब देखो अगर मैं डिवीजन इस प्लेन के बीचों बीच इस सेल्स के पैरेलली करूंगा तो ये सेल्स क्या हो जाएंगे, इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड होंगे। ये देखो
इस तरह से दो लेयर्स में डिवाइड हो गए, तो इसको आप इस डिवीजन को अपन लोग बोलेंगे पेरिक्लिनल डिवीजन। तो जब भी मैं पेरिक्लिनल डिवीजन बोलूंगा इसका मतलब ये क्या है कि लेयर्स इंक्रीज हो गए सेल्स के, ठीक। और अगर मैं इस सेल्स इस प्लेन के, पेरिक्लिनल समझ में आ गया, तो ये पेरिक्लिनल डिविजन्स के कारण हुआ है, ठीक। अब इस प्लेन के राइट एंगल में डिवीजन करूंगा इस तरह से, इस प्लेन में इस सेल्स में राइट एंगल में डिवीजन करूंगा, तो ये सेल्स किस तरह से बनेंगे, ये कुछ ऐसे बन जाएंगे। अब इसका मतलब एक सेल से दो सेल्स बन गए, मैंने ना राइट एंगल डिवीजन किया तो एक सेल से दो सेल्स बन गए। इस डिवीजन को अपन लोग बोलेंगे एंटीक्लिनल डिवीजन। अब आप देख सकते हो पेरिक्लिनल डिवीजन में सेल के लेयर्स में इंक्रीज होगा, लेकिन एंटीक्लिनल डिवीजन में सेल का नंबर इंक्रीज होगा, ठीक। इतना समझ में आया, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखते हुए आगे वाले चीज़ों को एकदम आसानी से समझ सकते हैं। तो जो आर्कियोस्पोरियल सेल्स, अब देखो ये एक नहीं है, ये लगभग ग्रुप पे प्रेजेंट है, ये एक नहीं है, ये ग्रुप में प्रेजेंट है। इस हाइपोडर्मिस सेल्स में लगभग 4 या 5 सेल्स का ग्रुप रहता है, या ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या डिफरेंशिएट हो जाएंगे आर्कियोस्पोरियल सेल्स में। अब इस आर्कियोस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, इस आर्कियोस्पोरियल सेल पे पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, और पेरिक्लिनल डिवीजन होने के बाद ये सेल्स बाहर की तरफ एक लेयर बनाएगा और अंदर की तरफ एक लेयर बनाएगा, है ना, अंदर की तरफ लेयर बनाएगा, ठीक। तो आउटर साइड के लेयर को अपन लोग बोलेंगे, अब आर्कियोस्पोरियल सेल्स की बस बात हो रही है, आउटर लेयर को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल्स। क्या बोलेंगे? प्राइमरी पैराइटल सेल्स, ठीक। और जो इनर लेयर बनेगा पेरिक्लिनल डिवीजन से, उन सेल्स को बोलेंगे हम लोग प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। आया समझ में? आर्कियोस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, आउटर लेयर क्या बना? प्राइमरी पैराइटल सेल्स, अंदर की तरफ का लेयर क्या बना? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, ठीक। प्राइमरी पैराइटल सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड हो करके बाहर की तरफ लेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स क्या करेंगे? डिवाइड हो करके ये सेल्स का लेयर्स, ये लेयर ऑफ सेल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। आया समझ में? देखो प्राइमरी पैराइटल सेल्स ने क्या किया, ये डिवीजन कर करके सेल लेयर्स इंक्रीज करना स्टार्ट किए। इस सेल लेयर्स में जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथीशियम। समझ पा रहे हो? इसने क्या किया? पेरिक्लिनल डिवीजन किया, आउटर लेयर प्राइमरी पैराइटल सेल्स, इनर लेयर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी पैराइटल सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर के बाहर लेयर्स बनाना स्टार्ट किए। तो जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला क्या कहलाएगा? एंडोथीशियम सेल्स। उसके बाद फिर बाकी के नीचे लेयर्स बनाएंगे, जो बाकी बचे हुए लेयर्स है वह क्या बनाएंगे? मिडिल लेयर सेल्स बना, मिडिल लेयर सेल्स। अब मिडिल लेयर्स का सेल का नंबर हम लोगों ने डिफरेंट जगह में डिफरेंट देखा गया है। जनरली ये 1 to 3 सेल लेयर होते हैं। मिडिल लेयर जो है वह जनरली 1 to 3 लेयर्ड सेल्स होते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ प्लांट में हम लोगों को इनका नंबर बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था होलोप्टीलिया
होलोप्टीलिया में हम लोगों को 3 से 4 सेल्स देखने को मिलेंगे। ये जो मिडिल लेयर सेल्स रहते हैं यह थिक सेल्स रहेंगे। इनका प्राइमरी काम क्या होता है कि यह फूड को स्टोरेज करते हैं। मैं आपको बताया था कल बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अब हम लोगों को मल्टी लेयर्ड की बात कर रहा हूँ। नजाडिएसी था ना, नजाडिएसी और लिमनिएसी, और एक और प्लांट लिख सकते हो वुल्फिया। वुल्फिया में हम लोगों को मिडिल लेयर्स देखने में नहीं मिलेगा, ठीक। तो मिडिल लेयर्स थिक होते हैं, 1 to 3 सेल्स होंगे, बना किससे? प्राइमरी पैराइटल सेल्स से। अब देखो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स की बात। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स PSC लिख दिया है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है भाई। ठीक, ये इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन कल थोड़ा थोड़ा बताया था आपको मैं क्रोमोसोम में भी बहुत अच्छे से सेल डिवीजन बताऊंगा। अगर आप लोगों को सेल डिवीजन पता नहीं है तो आप मेरा वीडियो जरूर देख सकते हैं, हमारे चैनल में ओपन रखा हुआ है। आपको पता है कि माइटोटिक डिवीजन में अगर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो यह क्या बनाएगा? 2 भाग में डॉटर सेल ही बनाएंगे, और दोनों का जो प्लॉइडी लेवल है यह कैसा होगा? डिप्लॉयड ही होगा, ठीक। ये थोड़ा सा माइटोटिक डिवीजन करके ये बनाएंगे स्पोरोजिनस टिश्यूज। ये अंदर की तरफ का लेयर है ना। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यूज में कुछ सेल अगेन डिफरेंशिएट होंगे और उनका न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, साइटोप्लाज्म थोड़े से डेंस होंगे, और वो सेल्स कहलाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक। अब देखो इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में एक चीज आप याद रखो, माइटोसिस में क्या हो रहा था? 2 डॉटर सेल्स में सेम डिप्लॉयड डॉटर्स बन रहे थे। लेकिन जब भी आप किसी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में या कोई और प्लॉइडी लेवल रहे उसमें आप एक डिवीजन करेंगे जिनको हम लोग बोलेंगे मियोटिक डिवीजन या मियोसिस करेंगे, तो हमारे पास टोटल 4 प्रकार के सेल्स, डॉटर सेल्स बनेंगे, जिसमें प्लॉइडी लेवल जो है, जो ये पहले डिप्लॉयड था वो अब हाफ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एन रखूँगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर रखूँगा, तो मैं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से बोलने का मतलब यह है कि क्रोमोसोम्स पेयर्स में प्रेजेंट नहीं है। ये कल मैं बात किया, ठीक। तो मैं उसको क्या बोलूँगा? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1 हमारे शरीर में है, तो मेरे पास उसका एक पेयर है, एक मेरा पेरेंट से मिला है, एक मेरे मदर से मिला हुआ है। लेकिन अगर मेरे पास उस सेट में केवल एक क्रोमोसोम प्रेजेंट रहे तो उनको हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। एक सेट नहीं, केवल एक क्रोमोसोम प्रेजेंट रहे उस सेट में, तो मैं उस स्ट्रक्चर को बोलूँगा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर मियोसिस होने के बाद 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उसी प्रकार से ये माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स में मियोसिस डिवीजन होगा और ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। पहले थे क्या? ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाया क्या इसने? माइक्रोस्पोर्स, वो भी 4 माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। अब आप देख सकते हो कि यह जो डेवलपमेंट या माइक्रोस्पोर्स हमारे पास बना, ये ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बने, जिनको हम लोग बोल रहे थे आर्कीस्पोरियल सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स से स्पोर्स का बनना, एक ग्रुप ऑफ सेल्स से स्पोर्स का बनना कहलाता है यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। क्या कहलाएगा? यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एक स्पेसिफिक
स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, जैसे कि इस केस में स्पोर्स बना रहे हैं, इनको हम लोग बोलेंगे, इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम लोग बोलेंगे यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। इसका मतलब हम लोगों को 4 माइक्रोस्पोर्स मिले और इस 4 माइक्रोस्पोर्स में जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसा प्रकार का डेवलपमेंट हुआ, यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट हुआ क्या कि थैलेमस में आउटग्रोथ बने, जिसको अपन लोग बोले आर्किस्पोरियल कॉर्नर्स में डिवाइड होने के बाद यहाँ क्या डिफ्रेंशिएट हुए, आर्किस्पोरियल सेल्स में या आइक्रोस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा और ये बाहर की तरफ प्राइमरी आउटर पैरेटल सेल्स बनाएगा और इनर लेयर की तरफ या स्पोरोजिनस सेल्स बनाएगा। ठीक है, प्राइमरी आउटर सेल्स जो है यह सेल डिवीजन कर करके बाहर के सेल लेयर्स बनाएंगे और जो ऐसे लेयर जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे में है इनको बोला जाएगा एंडोथीशियम, और उसके जस्ट लेयर के नीचे जो 1 to 3 लेयर्ड सेल्स है इनको हम लोग मिडिल लेयर सेल्स बोलेंगे। हमको पता है कि मिडिल लेयर सेल्स लिमनिएसी, नजाडिएसी और वुल्फिया में एब्सेंट होते हैं, लेकिन होलोप्टीलिया में यह 1 से 3 लेयर्ड ना हो करके मल्टी लेयर्ड रहेंगे, जैसे कि 3-4 लेयर्ड पे रहेंगे। ठीक, एक बात आपको और बताना मैं भूल गया, बताओ क्या? मैं आपको बताना एक चीज़ भूल गया, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर को जिसको अपन लोग बोलते हैं टेपटम। ठीक, इस सेल लेयर्स के सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? टेपटम। याद है कल हम लोग बात किए थे। तो इस लेयर्स में भी आप लोगों के पास इनर मोस्ट लेयर को अपन लोग क्या बोलेंगे? टेपटम। और टेपटम का काम क्या है कि यह इस माइक्रोस्पोर्स को, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को मिडिल लेयर में जो स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट है उसको एब्जॉर्ब करके इस माइक्रोस्पोर सेल्स में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इधर तक किसी को कोई दिक्कत है जल्दी से बता दो। बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, जल्दी बता दो। तो हमारे पास टोटल 4 सेल्स बने। अब इस 4 माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे डिफरेंट प्लांट से। ठीक बेटा, इस टेपटम के बारे में एक और जानकारी आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे जैसे यह एंथर मैच्योर होगा, तो ये टेपटम डीजनरेट होने लग जाएगा, मतलब ये डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। लेकिन इसके डिस्ट्रॉय होने से पहले ही कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर टेपटम में बनते हैं। क्या बोल रहा हूं? एंथर में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा और डीजनरेशन स्टार्ट होने के बाद तो एंथर में डीजनरेशन नहीं, एंथर मैच्योर होना स्टार्ट होगा तो टेपटम में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यह डीजनरेशन स्टार्ट होने की वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये डीजनरेट हो जाएगा क्योंकि माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे तब। लेकिन इस डीजनरेशन के जस्ट पहले इस टेपटम में कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं बिफोर डिसइंटीग्रेशन लिख सकते हो। एक
स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको बोला जाता है, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही पढ़ना, बुक पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यूबिस्क बॉडी, इस यूबिस्क बॉडी का काम क्या है कि यह यूबिस्क बॉडी एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। ठीक, ये स्पोरोपोलिनिन कुछ नहीं है, ये एक पॉलीमर है कैरोटीनॉइड्स का। आपको पता है, आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा है, इस प्लांट फिजियोलॉजी में भी आपने देखा है कैरोटीनॉइड्स, है ना। तो कैरोटीनॉइड्स जो है वो पॉलीमर से, पॉलीमर कैरोटीनॉइड का पॉलीमर है। इस स्पोरोलिन का काम क्या है, इस स्पोरोलिन का काम यह है कि इस एंथर में माइक्रोब्स का अटैक मत हो जाए, तो यह स्पोरोलिन उन माइक्रोब्स से अटैक को बचाने के लिए मदद करता है। यह स्पोरोलिन, स्पोरोलिन काम क्या है कि यह माइक्रोबियल अटैक इस एंथर में प्रिवेंट करता है। क्या लिख सकते हो आप, प्रिवेंट्स माइक्रोबियल अटैक। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान पे रखे रहेंगे, रहेगा ध्यान। हो गया, चलो नेक्स्ट हम मिटाओ। कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं, और कुछ एक्सेप्शंस देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। दो फैमिली है जिनका नाम है, एक प्लांट है जिसका नाम है ज़ोस्टेरा। ध्यान रख रहे ना, नॉर्मली माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस करके 4 माइक्रोस्पोर्स बना रहे हैं, लेकिन ज़ोस्टेरा प्लांट में कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स स्टेराइल नेचर के हो जाते हैं। इसका मतलब स्टेराइल से मतलब यह हुआ कि वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाने में मदद नहीं करेगा, यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाने में मदद नहीं करेगा। कौन, माइक्रोस्पोर मदर सेल स्टेराइल हो जाएंगे कुछ सेल्स, और ये स्टेराइल होने के बाद ये फंक्शन क्या करेंगे, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, बाकी प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू अदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझे? नॉर्मली क्या होता है कि मियोसिस होकर के 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, लेकिन यह ज़ोस्टेरा में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं। स्टेराइल होने के बाद ये बाकी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। दूसरा देखो, एक और फैमिली जेंटिनिएसी में क्या होता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो नहीं, एक चल याद रखना, जेंटिनिएसी में जो टेपटम होता है, टेपटम पता है ना, वो अच्छे से डेवलप्ड नहीं रहता, नॉट वेल डेवलप्ड। और इस फैमिली में एक और चीज बात बता सकता हूँ कि टेपटम तो डेवलप नहीं हो रहे, लेकिन जो स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं, जैसे स्पोरोजिनस सेल्स जो स्पोर्स बनाने का काम कर रहे हैं, वो भी स्टेराइल हो जाते हैं और प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू अदर स्पोरोजिनस टिश्यूज। इस फैमिली में कुछ स्पोरोजिनस टिश्यूज स्टेराइल हो जाते हैं
ये जो स्पोरोजिनस सेल्स बताए ना, ये स्टेराइल हो जाते हैं और ये प्रोवाइड्स, ये न्यूट्रिशन प्रदान करेंगे दूसरे, मतलब बाकी बचे हुए स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये दो एक्सेप्शंस आप लोगों को देखने को मिला। नेक्स्ट, किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे को पूछ लो। सर स्टार्टिंग में एंथर में कॉर्नर डिवीजन होंगे ना? हाँ सही है। ये एक मास हुआ, इसके कॉर्नर्स में ज़्यादा डिवीजन होने लग गया तो इस कारण से लोब्ड स्ट्रक्चर बनने लग गए। आया समझ में? टेमिन का क्वेश्चन था, टेमिन के बाद और किसी का क्वेश्चन नहीं है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप बता दो। हो गया? चले आगे। किसी को और कोई क्वेश्चन है ना, टाइप कर देना, मैं आपको फिर रिपीट करके बता दूंगा। अब ये 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब ये 4 माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट हम लोगों को डिफरेंट तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक, अब इस 4 माइक्रोस्पोर्स को हम लोग बोलेंगे टेट्राड कंडीशन। और यह माइक्रोस्पोर है ही क्या एक्चुअल में? यह पॉलन ग्रेन है ना? यह पॉलन ग्रेन है। इस एंथर के अंदर, उस सैक के अंदर माइक्रोस्पोर्स बने और उस माइक्रोस्पोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉलन ग्रेन्स। ठीक, चलो अब इस 4 या टेट्राड जो माइक्रोस्पोर्स बने हैं उसमें से अरेंजमेंट के बेसिस पे इसके टाइप्स हो गए, इनको हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ टेट्राड। ध्यान से रखते जाएंगे। सबसे पहला देखिए, अगर इनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देखने को मिला तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से बोल सकता हूँ, आप अगर समोसे को देख पाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये टेट्राड अरेंजमेंट कहलाता है, समोसे जैसा। ठीक, ये जो अरेंजमेंट है यह टेट्राड अरेंजमेंट, रुक जाए एक मिनट, ये अरेंजमेंट जो है ये टेट्राड अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक, एक स्पोर एक स्पोर एक स्पोर एक स्पोर। तो टेट्राड अरेंजमेंट अगर आपको देखने को मिला तो उसको मैं बोलूँगा, अगर स्पोर्स टेट्राहेड्रल फॉर्म में प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रैंड, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और यह टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जनरली सभी एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इस कारण से इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कैप्सिला। मैंने कैप्सिला बोल दिया तो अगर आपसे कोई पूछे माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट पूरे एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, वह कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। ठीक, तो आप टेट्राहेड्रल का डायग्राम बना सकते हो इस तरह से। हो गया है ना? एक चीज आप लोग और ध्यान पे रखे रहेंगे, ये 4 माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अटैच रहेंगे एक लेयर से, एक कंपाउंड से जिसका नाम है कैलोस। तो माइक्रोस्पोर्स जो है वो अटैच्ड रहेंगे कैलोस से, यह अटैच रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा कैलोस के बारे में केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं सरका देता हूँ, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा हो, है ना? तो आपको समझ में आएगा। 1 मिनट में टेमिन का क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2 मिनट। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हम लोगों को कैप्सिला में देखने को मिलेगा। ठीक, सेकंड अगर मैं देखूं, अगर इनका अरेंजमेंट इस तरह से रहे, है ना, 4 सेल्स जो हैं वो 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल्स इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा। इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट। जितने भी मोनोकॉट्स हैं जिसमें एक कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट है, एग्जाम्पल के तौर पर आप
मेज ले सकते हैं, भुट्टा ले सकते हैं, राई ले सकते हैं, बार्ले ले सकते हैं, है ना। तो ये सब पूरे मोनोकॉट्स के अंदर आते हैं, जैसे कि राइस, वीट, मेज, बार्ले, ओट, बैम्बू, सब आपके क्या है, ये सब आपके मोनोकॉट्स के अंदर आएंगे। उसमें अरेंजमेंट कैसा देखने को मिलेगा, आइसो बाइलेटरल अरेंजमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। थर्ड प्रकार का जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डीकसेट। ठीक, जो थर्ड टाइप का अरेंजमेंट है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डीकसेट टाइप। इस डीकसेट में क्या होगा कि दो माइक्रोस्पोर्स राइट एंगल अरेंज रहेंगे बाकी बचे दो माइक्रोस्पोर्स के अंदर। अब आप देखो, आप सोच रहे हो सर यहाँ पे आपने 3 बनाया, एक पीछे है, 3D स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, एक पीछे है। वैसे ही डीकसेट की बात करूं तो यह दो माइक्रोस्पोर्स के राइट एंगल अरेंजमेंट शो करेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यह डीकसेट टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहलाएगा। मंगोलिया में यह पाया जाता है। मैग्नोलिया। ठीक, चौथे प्रकार का अरेंजमेंट डीकसेट के बाद मैं आप लोगों को बताऊं तो वह रहता है टी शेप्ड। टी शेप्ड, टी शेप्ड बिल्कुल इजी है कि आपने 4 स्पोर ऐसे इस तरह से बनाए और इनका एक जो स्पोर है एक वॉल से अलग होकर के एक टी शेप अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। अब देखो, इस प्रकार का अरेंजमेंट जो है वह टी शेप्ड टेट्राड कहलाएगा। ठीक, तो टी शेप्ड पाए जाते हैं एरिस्टोलोकिया और एक और प्लांट है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ब्यूटोमॉप्सिस, ब्यूटोमॉपोसिस। तो टी शेप्ड अरेंजमेंट हम लोगों को एरिस्टोकोलिया और ब्यूटोमॉप्सिस में देखने को मिलेगा। ठीक, एक लास्ट अरेंजमेंट मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूँ और उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे लीनियर टाइप ऑफ अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर में क्या होगा कि यह लीनियर अरेंजमेंट होगा, लीनियरली अरेंज होंगे, बस सिंपल। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर अरेंजमेंट। हेलोफाइला और हेलोफिया, हेलोफाइला और हेलोफिया में यह देखने को मिलेगा। तो हेलोफाइला प्लांट में, हेलोफिया प्लांट में हम लोगों को लीनियर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल याद रखना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि एक प्लांट है जिसको अपन लोग बोलते हैं एरिस्टोकोलिया इलेगेंस। इसमें सभी प्रकार के ऑल टाइप्स ऑफ टेट्राड, मतलब टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डीकसेट, टी शेप्ड और लीनियर, सभी प्रकार के हम लोगों को टेट्राड देखने को मिलेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पीएमटीज और नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। इवन व्यापम का भी फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं। ये बोल रही है टेमिन सर, फिर थैलेमस का रोल स्टार्टिंग में आपने कहा। थैलेमस का रोल यह है
कि इस थैलेमस में, अगर तू बॉटनी वाली है तो मैं आप तेरे को बता देता हूँ, थैलेमस में फ्लोरल बर्ड बनते हैं ना, उस थैलेमस में फ्लोरल बर्ड बनते हैं। वही फ्लोरल बर्ड जो है वो ये डिवीजन कर करके वो आगे बढ़ पा रहा है। थैलेमस में फ्लोरल बर्ड बनते हैं ना, ऐसा बर्ड जिससे फ्लावर्स बनेंगे, तो थैलेमस में फ्लोरल बर्ड बनते हैं। वो बर्ड है जो डिवीजन कर करके इस तरह से बना रहा है, वही थैलेमस का काम। उस थैलेमस में फ्लोरल बर्ड है, उसी की बात आया समझ में तो बता देना। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, किसी पॉइंट को रिपीट करना है तो आप जल्दी से बता दो। सर कैलोस वाला रिपीट कीजिए ना। ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं वह एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जिनको हम लोग बोलेंगे किसकी मदद से, वह कैलोस की मदद से जुड़े रहेंगे। अरे जुड़े हैं ना, ये माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट है, टेट्राड अरेंजमेंट रहेगा। तो ये एक माइक्रोस्पोर, ये एक माइक्रोस्पोर, ये एक माइक्रोस्पोर और एक माइक्रोस्पोर, ये 4 माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अरेंजमेंट हो करके टेट्राड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये देखो, ये एक माइक्रोस्पोर हुआ, उसके नीचे एक और माइक्रोस्पोर हुआ, उसके नीचे जस्ट एक और माइक्रोस्पोर हुआ और एक और माइक्रोस्पोर हुआ, उसका अपन लोग क्या बोलेंगे, लीनियर अरेंजमेंट। एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और टेट्राड स्ट्रक्चर टाइप के जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। टेट्राड स्ट्रक्चर सोचो, 4 माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से टेट्राड अरेंजमेंट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसका अपन लोग क्या बोलेंगे, कैलोस से जुड़े हुए हुआ। आया? चलो पॉलन ग्रेन्स के बारे में अपन लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। उसके बाद कल हम लोग इसका पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट देखेंगे। 2 मिनट लगेगा। इस पॉलन ग्रेन से वाकई में मेल गैमेट्स कैसे बनना स्टार्ट होंगे। ठीक, तो अगर मैं इस माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर बताऊं, इस माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर बताऊं या पॉलन ग्रेन्स के बारे में बताऊं, तो मिराबिलिस जलापा आप लोगों ने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में कभी। मिराबिलिस जलापा प्लांट में लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन्स पाए गए हैं। मिराबिलिस जलापा में लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन्स पाए गए हैं और मायोसोटेसिस एल्पेस्ट्रिस लार्जेस्ट किस में पाए गए, मिराबिलिस जलापा में, और मायोसोटेसिस एल्पेस्ट्रिस में स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन पाए गए। ध्यान से समझेंगे, पॉलन ग्रेन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें
तो हमारे पास दो चीज़ देखने को मिलेगा। चलो इस तरह से बता देता हूँ। इस पॉलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगा? एक्साइन। स्फेरिकल स्ट्रक्चर टाइप का रहता है, इसका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है वह क्या कहलाएगा? एक्साइन। ये देखो, ये क्या हुआ? एक्साइन। और इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगा? इंटाइन। इस एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट रहता है, इस कारण से एक्साइन जो लेयर है वह माइक्रोब से रेसिस्टेंट रहता है। इस कारण से हम लोग को फॉसिल्स में कुछ प्लांट के पोलन ग्रेन्स के अवशेष मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स जाकर के जमीन में पड़े होंगे पुराने प्लांट्स के, लेकिन एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की वजह से माइक्रोब में इसका अटैक नहीं हो पाया और यह पोलन ग्रेन्स डिग्रेड नहीं हो पाए। समझ पा रहे हो? ठीक, इस कारण से यह इस पोलन एक्साइन जो है ये पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन अच्छे से प्रोवाइड करता है। इस कारण से एक्साइन कैसा रहता है? थिक रहता है। इसके जस्ट दूसरे वाले लेयर की बात करें, इंटाइन, तो ये जो लेयर रहता है वह थिन वॉल्ड रहता है। तो थिन वॉल्ड पोलन ग्रेन्स में इंटाइन रहता है। अगर मैं इसके अंदर साइटोप्लाज्म की बात करूं तो इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और मैं क्या बोल सकते, एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को इधर पे देखने को मिल जाएगा। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग ध्यान पे रखे रहेंगे, कुछ जगह ये देखो, ये एक्साइन वाला हिस्सा है, ये पूरा एक्साइन है। समझ पा रहे हो? ये पूरा एक्साइन, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक, कुछ जगह पे ये एक्साइन एब्सेंट होते हैं। ठीक, कुछ जगह पे यह एक्साइन एब्सेंट होते हैं। इस जगह को अपन लोग बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलेंगे? जर्म पोर। ध्यान रखे ना, इंटाइन कैसा होता है? थिन वॉल्ड। ये आगे काम आएगा। एक्साइन कैसा होता है? थिक वॉल्ड। ठीक, पोलन ग्रेन की स्टडी को अपन लोग बोलते हैं पैलिनोलॉजी। इसकी स्टडी को अपन लोग क्या बोलेंगे? पैलिनोलॉजी। अब देखो, ये जो पोर है ये अलग अलग प्लांट में डिफरेंट तरह से होते हैं। ठीक, इस पोर के बारे में अपन लोग देखें तो ये पोर कुछ इस तरह का पोर प्रेजेंट रहेगा, इसको अपन लोग बोलेंगे कॉलपेट। देखो, इस पोर के शेप के बेसिस पे अगर यह पोर एक स्फेरिकल शेप में है तो यह क्या कहलाएगा? पोरेट। ठीक, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और कुछ इस तरह से दिखेंगे तो मैं क्या बोलूँगा? जिसमें पोर्स और ये कॉलपेट स्ट्रक्चर दोनों हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे? कॉलपोरेट। इससे नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग ध्यान पे रखे रहेंगे। ठीक, अगर यह पोर स्फेरिकल में कॉन्सेंट्रिक रिंग, एक सर्कल के ऊपर एक और सर्कल क्या कहलाएगा? कॉन्सेंट्रिक लेयर कहलाएगा। इसको अपन लोग बोलेंगे पोरोरेट। पोरोरेट। और एक लास्ट, अगर इस पोर का अरेंजमेंट स्पाइरल अरेंजमेंट रहेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ? स्पाइरीपर्टुएट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। स्पाइरोपर्टेट।
तो यह इस प्रकार से डिफरेंट प्रकार के कॉलपेट, पोरेट, कॉलपोरेट, पोरोरेट और स्पिरोपर्चेट, ये इतने प्रकार के पॉलन ग्रेन्स में जो अपर्चर्स है, जो पोर्स है, यह डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। हुआ? इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, एक लास्ट पॉइंट फिर एंड करते हैं। ये देखो, कॉलपेट, अगर 3 कॉलपेट प्रेजेंट रहेंगे, 3 कॉलपेट प्रेजेंट रहेंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे ट्राई कॉलपेट। और ट्राई कॉलपेट पाया जाता है कैप्सिला में। एक और आप लोग ध्यान से एक बात सुन लीजिए, जब भी मैं कैप्सिला बोलूँगा तो एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए यह कॉमन स्टेटमेंट होगा। और कैप्सिला भी बोलूँगा तो आप समझ जाना कि जितने भी डाइकॉट्स है, चना है, मूंग है, उड़द है, ये सब चना डाइकॉट है ना, चना डाइकॉट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आप चने को ऐसे फाड़ करके देखोगे तो ऐसे चने में ऐसे आउटग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, ये उसके कॉटिलिडॉन्स रहते हैं। कॉटिलिडॉन्स हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो कैप्सिला में बात किया तो डाइकॉट्स में ट्राइकॉलपेट देखने को मिलेगा। अगर ये ट्राइकॉलपेट का नंबर 1 है तो ये कहलाएगा मोनोकॉलपेट, और ये जो मोनोकॉलपेट है ये प्रेजेंट रहेगा मोनोकॉट्स में, जैसे कि राइस, वीट, मेज, बार्ले, ओट, बैम्बू, इतने सारे चीज़ों में आपको मोनोकॉलपेट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और ट्राइकॉलपेट स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। ये ट्राइकॉलपेट और मोनोकॉलपेट के बारे में आपको नेट में पूछा गया है 2016 में और 2017 में। ठीक, अब देखो ये पॉलन ग्रेन्स का हैप्लॉइड लेवल क्या, प्लॉइडी लेवल क्या होगा, हैप्लॉइड, ये n रहेंगे। ठीक है ना। तो ये बात हमारी पूरे पॉलन ग्रेन्स की हो गई। अब इस पॉलन ग्रेन्स को अपन लोग इमैच्योर, अभी ये मेल गैमेट नहीं बनाए हैं, ये है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लेकिन ये मेल गैमेट नहीं बनाया है। तो इस पॉलन ग्रेन से हम लोग मेल गैमेट बनाने की कोशिश करेंगे कल, है ना। और इस कारण से पॉलन ग्रेन्स को इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। इससे आप लोग डरो नहीं, कल मैं आपको फिर से बताऊंगा। इतना चीज़ें आप लोग ध्यान पे रखे रहो। ट्राइकॉलपेट कंडीशन किस में पाया जाता है, मोनोकॉलपेट कंडीशन किस में पाया जाता है। ठीक, यह वीडियो ओपन रहेगा, किसी को देखना है, किसी को कुछ पूछना है, आप मेरे को शाम को भी पूछ सकते हो या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। ज़्यादा व्हाट्सएप मत करना, पहले बता रहा हूँ, इतना सारा पूरा पूछ दिए। पहले वीडियो अच्छे से देख लो, वीडियो अच्छे से देखने के बाद कोई प्रॉब्लम होगा तभी पूछना। ठीक, धन्यवाद आप सभी का। शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।